हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में। अभी तक क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के ऑलरेडी हम 2 इंट्रोडक्शन के वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने उम्मीद है देख लिया होगा। तो थोड़ा सा उसकी मैं समरी आपको यहाँ पर बताता हूँ। पार्ट 1 में हमने बेसिक रिलेशन को डिस्कस किया है, यानी हम लोगों ने ट्रिवियल रिलेशन के बारे में बात किया था। ट्रिवियल रिलेशन हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये हमने 2 टाइप के ट्रिवियल रिलेशन डिस्कस किए हैं, एक एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किए हैं, जिसमें एक हमने आइडेंटिटी रिलेशन डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस किया, तीसरे नंबर पर हमने सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्कस किया और चौथे नंबर पर ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था इक्विवेलेंस रिलेशन का, यानी एक रिलेशन जब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहाँ पर हमारी बात जो है सेकंड पार्ट में ख़त्म हो गई थी। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इफ़ ए रिलेशन इन सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो फिर ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमने ये देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये पहले से ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, यानी आइडेंटिटी रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और सिमेट्रिक होता है। कुल मिला के दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे की बात करेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ हमको इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को बनाते हैं। अभी तक हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बना पाए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 की तरफ, और उसके बाद फिर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। टी कोई सेट है जिसमें हर तरह के ट्राइंगल आ रहे हैं, सभी तरह के ट्राइंगल का कलेक्शन है, जिसको हम टी बोल रहे हैं, टी सेट का नाम है। इन अ प्लेन, एक प्लेन में हर तरह के ट्राइंगल है। हर तरह के ट्राइंगल बोले तो छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हर तरह के ट्राइंगल का कलेक्शन है, उस सेट का नाम है टी। अब लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी। आर इज ए रिलेशन इन टी, यानी टी के एलिमेंट कौन है, हर तरह के ट्राइंगल। तो सेट कौन है हमारा, टी, इसके अंदर हर तरह के ट्राइंगल हैं। तो रिलेशन इन सेट टी का मतलब क्या है, सेट टी के एलिमेंट का सेट टी के एलिमेंट के साथ ही रिलेशन। एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, यानी इस रिलेशन में हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ये हमारा पहला सेट होगा और ये हमारा दूसरे सेट से एलिमेंट बिलोंग करेगा, लेकिन सेट वही रहेगा टी। टी को ही 2 बार हम नोट कर लेंगे। तो हमको इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें T1 इज कन्ग्रेंट टू T2, यानी पहले सेट से बिलोंग करने वाला जो एलिमेंट है यानी ट्राइंगल, दूसरे सेट से जो कि सेम सेट होगा उससे बिलोंग करने वाले एलिमेंट यानी ट्राइंगल के साथ ही कन्ग्रेंट होना चाहिए। T1 और T2 आपस में कन्ग्रेंट होना चाहिए और शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। देखिए एक सेट है जिसको हम ऐसे लिख के दिखा लेते हैं। ठीक है, इस सेट का नाम है टी। दूसरा सेट भी हमारा क्या होगा, यही सेट, इसका नाम है टी, और हमको टी के एलिमेंट के साथ रिलेशन हमको दिखाना है। और ये किस चीज़ का सेट है, सभी तरह के ट्राइंगल का, जो कि एक प्लेन में है। तो इसमें हर तरह का ट्राइंगल, उसका नाम मैं रख लेता हूँ T1, T2, T3, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक चला जाएगा, बहुत सारे ट्राइंगल हो जाएंगे। ये भी सेम सेट है, T1, T2, T3, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, दोनों सेम सेट है। तो टी के एलिमेंट का सेट टी के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर स्पेसिफाई है। हमको रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें
जिसमें शर्त क्या होगी कि T1 और T2 आपस में कनकरेंट होंगे। जो कनकरेंट होंगे उन्हीं को हमको यहाँ पे शामिल करना है। इसी चीज़ को मैं इस लैंग्वेज में लिख देता हूँ। देखिए हमारा ये जो रिलेशन है, हमको इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, कॉमा लगा के, है ना। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें T1 और T2 आपस में कनकरेंट होंगे। ये कनकरेंट की निशानी आपने पढ़ी है ऐसे, ठीक है। तो T1 और T2 आपस में कनकरेंट होना चाहिए और इस रिलेशन को इक्विवेलेंस हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसका मतलब अगर हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाना है तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों अगर हमने इसको प्रूव कर दिया तो रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की तरफ चलते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अब एक चीज़ ध्यान रहे कि हम रिलेशन में उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जो इस शर्त को पूरी करेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि ड्यूप्लेट्स आने चाहिए, डबलेट्स, एक जैसे नंबर बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। डबलेट्स अगर सभी के बन गए, जितने एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट्स बनेंगे, T1, T1, T2, T2, T3, T3 अगर बन गए और जितने एलिमेंट हैं हर एक के डबलेट्स अगर बन गए तो वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट T। ये जितने एलिमेंट्स हैं उसको मैं T से दिखा रहा हूँ, जितने एलिमेंट्स इस सेट T से बिलोंग कर रहे हैं उसमें देखिए अगर मैं कोई दो ऐसे एलिमेंट लेता हूँ, जैसे T1 लिया मैंने, T1 एक ट्राइंगल है, तो हर ट्राइंगल अपने आप से तो कनकरेंट होगा ही ना। कनकरेंट हम ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं, कनकरेंट ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिनका शेप, साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक बराबर होता है, एरिया सब एक जैसा होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो पीछे वाला ट्राइंगल जस्ट इसका सिमेट्रिक होगा और ढक जाएगा, यानी पीछे वाला ट्राइंगल नहीं दिखेगा, सामने वाला ट्राइंगल हमको दिखेगा। तो इसका ये कनकरेंट का मीनिंग होता है। तो देखिए हर ट्राइंगल अपने आप का तो कनकरेंट होगा ना, अपने आप के जैसा तो होगा। तो अगर हर ट्राइंगल अपने आप के जैसा होगा, इसका मतलब ये है कि हमको ये एलिमेंट इस रिलेशन में मिलेंगे T1, T1 हमको रिलेशन में मिलेगा। दिस इम्प्लाइज हर ट्राइंगल अपने आप का कनकरेंट तो होता है और जो भी ट्राइंगल कनकरेंट होगा वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो T1, T1 तो हमको मिलेगा, इसी तरह T2, T2 मिल जाएगा, T3, T3 मिल जाएगा, क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप का कनकरेंट होता है। इसका मतलब ये हमको रिलेशन में मिलेगा और जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के डबलेट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, देयरफॉर R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हम दूसरी चीज प्रूव करने चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं, जैसे हमने बोला, ध्यान से समझिएगा, हमने बोला T1 और T2 यानी इस सेट का ये एलिमेंट और इस सेट का ये वाला एलिमेंट, ये आपस में रिलेटेड है और रिलेशन क्या होगा, दोनों कनकरेंट होंगे। तो हमने बोला ये रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ T1 और T2 क्या मान लिया हमने, कनकरेंट मान लिया है, T1 और T2 कनकरेंट हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं ये बोलता हूँ कि T1 T2 ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कनकरेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T2 T1 के कनकरेंट है, T1 T2 के कनकरेंट है? तो क्या इसको इस तरह नहीं बोला जा सकता T2 T1 के कनकरेंट है? यस, बोला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में अगर ट्राइंगल कनकरेंट हो गए तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेंगे, जो ट्राइंगल कनकरेंट है वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है T2, T1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए A, B अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब तीसरा हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तीसरा हम डिस्कस करते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि T1 और T2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, इसी तरह से T2 और T3 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, T2 और T3 भी बिलोंग कर रहे हैं, T1 और T2 भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये T1 T2 हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब है T1 T2 क्या होंगे, आपस में कनकरेंट होंगे। ठीक है, ये कनकरेंट हो गए
और T2 T3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है T2 और T3 भी आपस में कन्करेंट हो गए। अब मुझे बताइए कि अगर T1 T2 के कन्करेंट हो गया, T2 T3 के कन्करेंट हो गया, तो क्या T1 T3 के कन्करेंट नहीं होगा? तो इट इम्प्लाइज कि T1 जो है वो T3 से भी क्या होगा, कन्करेंट होगा। तो अगर T1 T3 भी आपस में कन्करेंट हो गए तो जो ट्राइंगल आपस में कन्करेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर हमको यहाँ पर मिलेंगे, वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। देयरफॉर T1 और T3 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए A, B रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C रिलेशन से बिलोंग करता है, तो A, C भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है R क्या चीज़ है, R इज ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन इस तरह से यहाँ पर इक्विवेलेंस प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। चलिए हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 3 में। हमारा क्वेश्चन है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब L क्या है, एक प्लेन में बहुत सारे लाइन है, छोटी बड़ी लाइन, आड़ी तिरछी छोटी मोटी, तो बहुत सारी लाइनों का कलेक्शन है, सेट है, उस सेट का नाम है L। R बी द रिलेशन इन L। अब रिलेशन इन L का मतलब क्या है, L के एलिमेंट का L के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन, और ये रिलेशन डिफाइन किया गया R इक्वल टू L1, L2, यानी हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अब ये L1 पहले सेट से बिलोंग करेगा, L2 दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और दोनों ही सेट कौन सा होगा, यही सेट होगा। अब हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसमें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी पहला जो लाइन होगा वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, दूसरा जो लाइन होगा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसको हमको सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, अब एक सेट है जिसमें हर तरह के लाइंस आते हैं। उम्मीद है अब मैं फिर से एरो डायग्राम बनाऊंगा तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बगैर एरो डायग्राम के भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये रिलेशन नोट कर लेता हूँ। हमको जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन किस तरह से, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे L1 L2, और ये ऐसे आएंगे कि L1 जो है वो L2 के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की निशानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर हमको इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है तो सबसे पहले हम चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर मैं लिख लेता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हमको इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं। आंसर है हमको इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं जिनके ड्यूप्लेट्स बन जाएं, डबलेट्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एवरी या ऑल L बिलोंग्स टू दिस सेट L। इस सेट से जितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे उस एलिमेंट को मैं L बोल दे रहा हूँ। समझ आया? तो जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे, शर्त ये है कि दो लाइन हमको ऐसी लेनी जो आपस में परपेंडिकुलर है। समझ आया? दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब डबलेट्स का मतलब है L1 L1 ही आना, L2 L2 आना, L3 L3 आना। तो हमको तो ऐसे लाइन चाहिए जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तभी वो रिलेशन में आएंगी और हमको ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, क्या कोई भी लाइन अपने ही पैरेलल परपेंडिकुलर होगी? आप इसको L1 L2 L3 L4 कुछ भी बोलिए, कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होगी क्या? अगर एक लाइन इस तरह से मैंने बनाई है, ये अगर इसका नाम मैं रखता हूँ L1, तो यही L1 है, इसी को दो बार लिख दिया L1, ये दिस इज L1। तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर होगा? आंसर है नहीं, है तो आपस में पैरेलल हो जाएगा। वही एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये हमको कभी भी नहीं मिलेगा। एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, और अगर नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको ये रिलेशन में नहीं मिलेगा। यानी हमको, अगर इसको मैं L1 L1 बोल दूँ तो L1 L1 कभी भी हमको इस रिलेशन में नहीं मिलेगा। समझ में आया? इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है ये जो रिलेशन है हमको इसमें L1 L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 नहीं मिलेगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया? R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए? अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ये इमेजिन कर लूँ कि मान लेते हैं
L1 और L2 ये इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। बिलोंग करने का मतलब क्या है, वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेंगे जो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ L1 L2, L1, L2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि L1 और L2 आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखिए, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है L2, L1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी वो इस रिलेशन में आ जाएगी। ये चीज़ समझ आया। तो L2, देखिए L1, L2 अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो हमने प्रूव करके क्या दिखा दिया कि L2, L1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ L1, L2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब L1 L2 जो है परपेंडिकुलर होगा, L1 L2 इज परपेंडिकुलर। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ कि L2, L3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझिए, ये बिलोंग की निशानी है ना, बिलोंग्स टू। तो L1 अगर L1 L2 इस रिलेशन में है, मतलब L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है। L2 L3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है L2 L3 भी परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों? देखो L1 L2 ये लाइन है, मान लो L1 और L2 इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का नाम मैंने रख दिया L2, ये आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। और L2 के साथ परपेंडिकुलर है L3, तो अगर ये L2 है तो ये वाली लाइन क्या होगी, L3, ये आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन L1 L3 को देखो, दिस इज L1, दिस इज L3, ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो इसका मतलब है L1 जो है वो L3 से क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये क्या हो रही हैं, पैरेलल। समझ आया? इसका मतलब है इट इम्प्लाइज L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो इसका मतलब है L1, L3 हमको रिलेशन में नहीं मिलने वाला है। अब अगर A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, B, C भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और A, C रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है ये रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक है। यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि R इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। ये हमारा गिवन सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 गिवन बाय दिस रिलेशन। रिलेशन हमको ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, 1 1, 2 2, 3 3, 1 2 और 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है। और इसको क्या शो करके दिखाना है, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसको हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करके दिखाना है। बहुत आसान है, ये हमने सेट लिख लिया, ये हमने रिलेशन लिख लिया। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको करना आता है। जब आप ये रिलेशन लिखेंगे मतलब सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन, तो इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करते हैं। देखिए पहला फॉर रिफ्लेक्सिव। अब ऑलरेडी हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। रिफ्लेक्सिव की निशानी क्या होती है, उसमें डबलेट्स आने चाहिए। तो देखिए इसमें जितने एलिमेंट हैं सेट में 1 2 3 हर एक के डबलेट्स मौजूद हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी होना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी उसमें हो सकते हैं, मैंडेटरी तो नहीं है, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो डबलेट्स होना जरूरी है। 1 2 3 के डबलेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। यहाँ हम लिख देंगे सिंस 1 1, 2 2, 3 3, बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो A, belongs to relation, therefore R is reflexive। ये belongs है ना, A, ये सेम डबलेट्स इस रिलेशन के साथ बिलोंग करते हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी चीज़ देखिए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, तो आंसर है अगर A, B बिलोंग करता है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, देखिए 1 2 ये वाला एलिमेंट देखो,
1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन इसका उल्टा 2,1 क्या सेट में है, A, B रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए लेकिन B, A नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए 2,1 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब है ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, यानी R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक। तीसरी चीज़ देखिए, हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था जितने डबलेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर जाते हैं, तो चेक खाली हमको इसको करना है। देखिए हमने बोला 1,2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, ये हो गया A, B, यानी B कौन है, 2 से जो भी शुरू होगा उसको B, C मान लेंगे, और 2,3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। ये क्या है, A, B, ये क्या है, B, C। तो ये ज़रूरी है कि A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे बट 1,3, देखिए क्या 1,3 है कहीं पर, नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अगर A, C रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन एकदम लड्डू था, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, और वहाँ हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। चलो जी, तो ये है एग्जाम्पल 5। अच्छा, एग्जाम्पल 5 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एग्जैक्ट मैं बुक के जैसे नहीं ले रहा हूँ। बुक में हमको जो सेट दिया गया है वो इंटीजर दिया गया है, जो कि एक इनफाइनाइट सेट होता है। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक फाइनाइट सेट लिया है, इसके बेसिस पर हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इनफाइनाइट सेट जो कि इंटीजर का सेट है उसको लेकर के फिर से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसमें मेन जो हमको समझना है वो इक्विवेलेंस क्लास को समझना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। इस सेट ए की जगह हमको इंटीजर का सेट मिलेगा जिसको z से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसी को लेके बनाते हैं। इट इज़ गिवन बाय, ये रिलेशन दिया है, यानी हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए A, B, जो कि शर्त को पूरी करेंगे 2 डिवाइड्स A माइनस B, यानी A माइनस B जो है, A से B को जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। A माइनस B इज़ डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब ये है। और इसको क्या प्रूव करके दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंस क्लास पर आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब आपको मालूम है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए इस रिलेशन को हमको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले, अब ये चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिलेशन यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। ये सेट तो दिया ही है, मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऊपर लिखा है, गिवन में लिख लीजिएगा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं रिलेशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना। हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसमें A माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? A माइनस बी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं पहले तो आप ये पहचानिए। तो इसका आंसर है जो 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है और सीधा 5 या 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। वो सेट कोई भी दे देंगे, इंटीजर दे देंगे, कोई सेट दे देंगे, लेकिन इस तरह का फॉर्मेट यही रहेगा रिलेशन का। तो ये वाले फॉर्मेट का जो रिलेशन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझना है आपको। सीधा 5 से 6 नंबर के लिए सवाल आता है, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से आपको समझाना चाहता हूँ और आप भी बहुत आराम से इसको धैर्य रख के समझेंगे। इसको समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाँ, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो आंसर है जो 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरह कभी कभी ये 2 ना दे के 3 दे देंगे आपको, कभी 5 दे देंगे, कभी कोई नंबर दे देंगे और आपसे क्वेश्चन यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा, बस बोल देंगे 5 डिवाइड्स A माइनस बी, 3 डिवाइड्स A माइनस बी। तो घबराना नहीं है, फॉर्मेट यही रखना है। तो सीधी सी बात, यहाँ कोई भी नंबर हो, हम आपसे पूछेंगे कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो सीधी सी बात जो 2 के टेबल में आते होंगे, यानी 2 के मल्टीपल्स। समझ आ रहा है? 2 के मल्टीपल्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो ऑर्डर पेयर यहाँ आ जाएंगे, यानी ऐसे 2 नंबर चुनने हैं A और B जिनका डिफरेंस A से B को घटाने से 2 से डिवाइड हो जाते हो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 2 का मल्टीपल, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे पसंद नहीं है तो ऐसे ही लिखे रहिए आप। ये R कोई इंटीजर होगा,
कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के टेबल में आने वाला नंबर बन जाएगा, यानी 2 का मल्टीपल बन जाएगा। तो जो 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आप ऐसे लिख लीजिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे तो लिखा ही है क्वेश्चन में। तो जो आपको पसंद हो किसी एक फॉर्मेट में आप इसको लिख लेंगे, सबसे पहली चीज़। अब चलिए सबसे पहला हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम बात करेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है। सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन, और यहाँ 1 से लेकर के 9 तक डिजिट है, यहाँ भी 1 से लेकर के 9 तक एलिमेंट है। तो अब आप समझ रहे हैं इनके रिलेशन हमको निकालने, बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वही रिलेशन आएंगे जिसमें डबलेट्स होंगे। अगर इन सभी नंबर के डबलेट्स आ गए तो हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। अब रिलेशन में तो वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो क्या शर्त पूरी करेंगे, तो आंसर है जिसमें a माइनस बी, यानी दोनों a इस सेट का एलिमेंट होगा, b इस सेट का एलिमेंट होगा। तो a माइनस बी जब भी हम करेंगे हमको कैसा नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो। कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, जो 2 के टेबल में आएंगे। तो ऐसा नंबर हो जो 2 का मल्टीपल हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? तो देखिए ध्यान से, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं a से a को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0। a से a को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। ध्यान से देखना, डबलेट्स हमको चाहिए ना, जैसे 1 1 अगर इस सेट में आ गया, 2 2 इस सेट में आ गया, 3 3 इस सेट में आ गया, ऐसे करते करते 9,9 इस सेट से अगर बिलोंग कर दिया, सभी नंबर के 1 से लेके 9 तक अगर डबलेट्स मिल गए तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये तो तभी मिलेंगे ना जब इनके डिफरेंस जो हैं वो इवन नंबर होंगे या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। देखिए 1 1 यानी ये a है, ये b है, ये पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, ये a से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, तो ये a b है। तो a माइनस बी जब करोगे कितना आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0। समझ आ रहा है? तो सेम नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। क्या 0 2 से डिवाइड होता है? तो इसका जवाब है अगर 0 2 के टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो देखिए 2 0 जा कितना होता है, 0। इसका मतलब है 0 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर का डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 2 से डिवाइड होता है। समझ आया? तो a माइनस ए, अब a कोई भी नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4, समझ ना, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 0। इसका मतलब है ये नंबर क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है अगर a माइनस ए सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड होता है तो हमको ये सब इस रिलेशन के अंदर मिलेंगे, यानी a कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है ये रिलेशन क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो अगर b कॉमा a भी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, सिमेट्रिक मान लेंगे। समझ रहे हैं? अब a कॉमा b अगर इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है a और b का डिफरेंस क्या होगा, इसका मतलब है a माइनस बी क्या आएगा, आंसर है डिविजिबल बाय 2 होगा। और डिविजिबल बाय 2 को मैं 2r लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिखा था। किसी भी r क्या चीज़ है यहाँ पर, वेयर r इज़ इंटीजर। r क्या चीज़ है, r बिलोंग्स टू इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 के टेबल में आने वाला नंबर बन जाएगा और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो अगर मैंने माना है कि a b ये जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है a माइनस बी क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। और अगर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? देखिए, अगर मैं बोलता हूँ a में से b को घटाने से हमको एक ऐसा आंसर मिलता है जो 2 से डिविजिबल होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ ऐसे एक बार और लिख देता हूँ, a माइनस बी इज़ 2r वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ आया? तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि a और b का जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि b माइनस a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा? हम खाली इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं तो इनका साइन बदल जाएगा। साइन बदल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2r।
साइन चेंज कर रहे हैं ना जी, -2r हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए ये 2 का मल्टीपल बन गया कि नहीं, और जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है b, a भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, और ये रिलेशन क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको या नहीं आया? फिर से देखिए, हमने माना कि a, b रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब a माइनस b क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। a और b का सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा, उसको हमने 2r मान लिया। r को इंटीजर है, r 2 से मल्टीप्लाई होके 2 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 के टेबल में आने वाला नंबर बन जाएगा, तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 2r। फिर से लिख लिए। अब अगर इसी चीज़ को मैं चेंज कर दूँ, b माइनस a कर दूँ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा r का। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 के टेबल में आने वाली चीज़ बन गई। अगर 2 के टेबल में आने वाली चीज़ बन गई तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, और इक्वल के सामने ये लिखा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो b, a भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और b, a भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब अगली चीज़ हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारी शर्त क्या होती है कि a, b रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और b, c भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और अगर a, c भी रिलेशन से बिलोंग हो गया तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये शर्त आप सबने पढ़ रखी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लिया हमने कि a, b जो है रिलेशन से बिलोंग करता है, और b, c भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ये हमने इमेजिन कर लिया, मान लिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a माइनस b जो है वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आया? इसी तरह से अगर मैं b माइनस c को b, c, दिस इज ऑर्डर पेयर ना, b, c अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है b माइनस c भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, और यहाँ हम लिख देंगे वेयर r और p जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, r और p। तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो क्या a माइनस c भी 2 से डिविजिबल होगा? तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट आउट करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। a माइनस बी प्लस b माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिए, 2r और 2p जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b भी कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा, 2 कॉमन ले लिए, r प्लस b बचा। अब r इंटीजर था, p इंटीजर था, तो दोनों इंटीजर का सम भी क्या होगा, इंटीजर। r प्लस p भी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, 2 के टेबल में आने वाला, और जो नंबर 2 के टेबल में आता है वो 2 से डिवाइड भी होता है। इसका मतलब है a माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा, a माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है इस रिलेशन में हमको क्या मिलने वाला है, a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस। r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये r क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये जो शर्त हमको दी थी, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस। यहाँ देखिए, ये जो रिलेशन हमको दिया था ये क्या प्रूव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के लिए। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, उसको अच्छे से समझिए। चलो जी, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये हमारा सेट था और ये हमारा रिलेशन था, और ये रिलेशन क्या प्रूव हो गया है, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन क्या प्रूव हो चुका है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है तब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। तो अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात भी नहीं होगी। तो इक्विवेलेंस क्लास का जिक्र या इक्विवेलेंस क्लास की बात तभी की जाएगी जब रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तभी इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या चीज़ है, इसको समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझेंगे, कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है,
रिलेशन आर, यही ना, ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन साबित हो गया है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो अपने सेट को, ये सेट था जिसका ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना है, ये अपने सेट को, कौन सा सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट हैं। तो जो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है वो अपने सेट को कुछ टुकड़ों में तोड़ देता है, इसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे एक दो टुकड़े हो सकते हैं, 3 टुकड़े हो सकते हैं, 4 टुकड़े हो सकते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी, 2 भी, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो जिस सेट का वो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो अपने सेट को कुछ टुकड़ों में तोड़ देता है, और किसी सेट के टुकड़े क्या कहलाते हैं, सबसेट। तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट का टुकड़ा क्या कहलाता है, सबसेट, और सबसेट भी एक सेट होता है। तो कहना ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अपने सेट को कुछ ऐसे सबसेट में तोड़ देता है जो सबसेट इसी शर्त को पूरी करते हैं, इसी शर्त को जो इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए जो शर्त थी, यहाँ पर क्या शर्त थी कि a माइनस बी हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी शर्त को बरकरार रखते हुए इक्विवेलेंस रिलेशन मेन सेट को, ये जो मेन सेट था हमारा, इसको कुछ पार्ट में तोड़ देता है, कुछ सेट्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन जब ये सेट में डिवाइड करेगा तो उन छोटे छोटे सेट्स के अंदर भी यही रिलेशन फुलफिल होगी, इसी रिलेशन के मद्देनज़र ये सबसेट बनेंगे, यानी मेन सेट जो है टूटेगा। अब हमारा रिलेशन क्या है कि ए और बी 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से वही डिवाइड होता है जो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, इवन नंबर। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे 2 एलिमेंट उठाइए जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस करने पे क्या आता हो, इवन नंबर, तभी वो 2 से डिवाइड होंगे। समझ में आई बात। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ 1, तो 1 के साथ आप किसको पकड़ोगे कि 1 से उस नंबर को माइनस करने से इवन नंबर आ जाए ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए। भाई ऐसे नंबर का सब्ट्रैक्शन जो 2 से डिवाइड होता है कैसा नंबर होता है, 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल क्या होता है, 0 2 4 6 8, 2 के टेबल में आने वाला, यानी इवन नंबर, सीधी सी बात। तो 1 के साथ किसको जोड़ी बनाओगे आप, तो आंसर है 1 के साथ हम 3 को जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 3 की ये -2 आया, मतलब ये 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 के साथ किसका पेयर बन गया, 3 का। फिर 1 के साथ हम किसकी जोड़ी बना सकते हैं, 5 की। देखिए 1 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, 2 के टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। फिर 1 के साथ किसका जोड़ी बना सकते हैं हम, 7 का। 1 माइनस 7 6, -6 होता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही ना, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। फिर 1 के साथ किसका जोड़ा बन सकता है, 9 का, 9, और 9 के आगे डिजिट नहीं, इसलिए मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा हूँ। 1 माइनस 9 करेंगे जब आप डिफरेंस निकालेंगे, -8 आएगा, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये एक हमारा एलिमेंट हो गया। इसी तरह से देखो 3 जो है, 1 तो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 5 के साथ भी रिलेट कर रहा है। 3 माइनस 5 करोगे -2 आएगा, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 3 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 3 माइनस 7 -4 होता है, 2 के टेबल में आता है। 3 का 9 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 माइनस 9 -6 होता है, -6, तो वो भी 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस शर्त को पूरी करेंगे। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने इस मेन सेट के 2 टुकड़े कर दिए या एक से ज़्यादा टुकड़े कर दिए। अब इस टुकड़े में जितने एलिमेंट आएंगे, इस सेट में जितने एलिमेंट आएंगे, वो वही रिलेशन फुलफिल करेंगे जो हमको गिवन था। यानी इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा के देखो, हमेशा ये वाली शर्त पूरी होगी। किसी भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा होगा। कोई भी 2 एलिमेंट, इसको देख लो, इसको देख लो, 1 9 को चेक कर लो, 1 5 को चेक कर लो, 3 9 को चेक कर लो, किसी को भी, हमेशा ये वाली शर्त पूरी होगी, वो इवन नंबर ही बनेगा डिफरेंस, और 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से बच क्या गया, यहाँ पे देखो 2 बच गया। अगर मैं इसको 2 से शुरू करता तो 2 के साथ किसका जोड़ा लेते, 4 का, तभी 2 माइनस 4 क्या बनता, -2 आता। ये 4 - 2 कुछ भी कर लीजिए, 2 आता, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 4 और 6 का जोड़ा ले लेते, इसी तरह 6 और 8 का जोड़ा ले लेते, जिसमें 2 2 का डिफरेंस आए, और 8 के बाद ख़त्म हो गई गाड़ी, इसलिए ये सेट क्लोज हो गया। इस सेट का हम नाम रख देते हैं A1, इस सेट का हम नाम रख देते हैं A2। तो ये 2 सेट बने, और बाकी कोई एलिमेंट नहीं तो मैं एक सेट और लिख लेता। समझ आया। ये जो सेट बनते हैं इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, तो ये पहला इक्विवेलेंस क्लास है, और ये दूसरा इक्विवेलेंस क्लास है। तो ये जो सबसेट बनते हैं ना, इस सेट के जो टुकड़े होते हैं, इन्हीं टुकड़ों को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। समझ में आ गई बात। तो देखिए ध्यान से, ये इक्विवेलेंस क्लास ऐसे इक्विवेलेंस क्लास होते हैं जिनमें
एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसा रिलेशन होता है? जो हमको मेन रिलेशन दिया रहता है। तो इसमें जितने एलिमेंट आएंगे एक सेट के अंदर वो आपस में रिलेटेड होंगे, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट आएंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। लेकिन इस पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं रहेगा, यानी ये वाली शर्त फुलफिल नहीं करेगा। आप यहाँ से देखो 5 उठा लो और यहाँ से 4 उठा लो, तो 5 - 4 कितना हुआ? 1 + 1 - 1 जो भी है 1 आया। क्या 1 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 2 से डिवाइड भी नहीं होता, यानी ये वाली शर्त पूरी नहीं होती। कहने का मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होता है, लेकिन इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेशन में होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस आप देखोगे 2 से डिवाइड होगा। इस सेट के एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड होते हैं, किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस देखोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस सेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड, इस सेट के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड, लेकिन इसका एलिमेंट कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है जी, समझ आया? तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है? एक सेट को कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देता है जो सबसेट्स आपस में रिलेट नहीं करते, यानी अगर इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन देखूं तो मुझे कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आया? अगर मैं A1 और A2 में कुछ कॉमन देखूं, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ऐसे ये दो सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5, और ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इनको? डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर मैं इन्हीं दो सेट का यूनियन निकालूं तो ये सारे एलिमेंट मिलके ये बन जाएगा मेन सेट। तो यूनियन हमको क्या देता है? जो गिवन सेट होता है वो दे देता है। तो ये खासियत होती है इक्विवेलेंस क्लास की। तो ये जो दो सेट है यही इक्विवेलेंस क्लास है, A1 और A2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है जिसको आपको समझना है। देखिए जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसको यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज नोट कर लिया है। इक्विवेलेंस रिलेशन R, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसको हमने अभी डिक्लेयर किया था, इट डिवाइड सेट ए। इस सेट ए को ये डिवाइड कर देता है किसमें? इनटू फ्यू म्यूचुअल डिसजॉइंट सबसेट्स। कुछ सबसेट्स में जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ये क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। यानी ऐसे सेट्स जिनका आपस में कोई सबसेट, जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, एम्प्टी सेट होता है इंटरसेक्शन, कुछ आपस में कॉमन नहीं होता, तो ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट को कुछ म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देता है। वो 1 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशन दिया हुआ है या कैसा सेट दिया हुआ है। दोनों हमारे जो इक्विवेलेंस क्लास है यानी दोनों सबसेट है A1 और A2, उसका यूनियन हमको कंप्लीट सेट देता है और इन्हीं का इंटरसेक्शन हमको कुछ भी नहीं देता, एम्प्टी सेट देता है, इसीलिए तो इनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया कि इस सबसेट का यानी इस सेट का जितना एलिमेंट है इसके अंदर वो सब आपस में रिलेटेड होंगे, इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इनके A1 का A2 के साथ रिलेशन नहीं होगा। एनी टू एलिमेंट ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर। A1 के जितने एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड होंगे। एनी टू एलिमेंट्स ऑफ A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेट A2 के जितने एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड होंगे, यानी ये वाली शर्त पूरी कर रहे होंगे। लेकिन नो एनी एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2 एंड वाइस वर्सा। लेकिन A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ रिलेट नहीं करेगा, A2 का कोई एलिमेंट A1 के साथ रिलेट नहीं करेगा। यही A1 और A2 ये जो दो सेट हैं यही हमारे इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे मैंने इसको A1 लिख दिया, इसको A2 लिख दिया, हो सकता है आप इसको A1 लिख देते, इसको A2 लिख देते, तो हम कैसे जानेंगे कौन सा सेट A1 है, कौन सा सेट A2 है, या किस इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है? तो इसका तरीका यह है नॉर्मली कि इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उस सबसे छोटे एलिमेंट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट 1। वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसमें क्या आता है? 1 आता है। तो हम समझ जाएंगे 1 जिसमें आएगा, अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं होता दोनों सेट में, तो जिसमें 1 आएगा इसका मतलब है ये उस सेट की बात हो रही है 1 3 5 9। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि सबसे छोटे एलिमेंट डब्बे के अंदर लिखना। आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, उसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 9। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक 7 भी तो था ना, 1 3 5, तो 7 भी है, ये एक छूट रहा है, इसको भी शामिल कर लीजिए। ठीक है जी, कहीं पे गड़बड़ी ना हो ना। ये 7 और एक 9, क्यों? क्योंकि 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 होगा, 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 होगा, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। इसी तरह इस सेट को दिखाना है तो ऐसे लिख दिया, और इसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट 2। तो इसको इस तरह से आप लिख करके दिखाएंगे। तो ये इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
जितना ज़्यादा हो सकता था सारी डिटेल हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अब जो हमको रिलेशन दिया था, जैसे यहाँ पे दिया था 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो ये 3 डिवाइड्स a माइनस बी भी आप लिख के बना सकते हैं। उसमें हो सकता है 3 सबसेट बन जाए, 3 से ज़्यादा बन जाए। तो ज़रा इसको बना करके देखिए, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो पहले आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसके बाद फिर इक्विवेलेंस क्लास इस तरह से निकाला जाएगा। समझ आया? अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, उसको बना के दिखाते हैं। ओके, ये है एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। तो अभी हम आपने बनाने का फॉर्मेट देख लिया है, तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, बड़े मजे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट z, ये हमको दिया हुआ था मैंने, और हम नॉर्मल सेट लेके बना रहे थे। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, बीच में 0, तो ये इनफाइनाइट सेट है। एंड द रिलेशन इज गिवन बाय a, b, यानी हमको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें a माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, प्रूव करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, तो देखिए हमको जो सेट दिया गया है वो इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट नेगेटिव नंबर भी बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने काम के लिए 2-4 नंबर लिख लिए हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 1 2 बार लिखा गया ना, तो माइंड नहीं करना है ना। 1 2 3, फिर 3 डॉट ही लगाते हैं इन्फिनिटी दिखाने के लिए। इधर भी 3 डॉट, इधर भी 3 डॉट। तो फेसबुक की तरह 10-15 डॉट नहीं लगा देना है। ठीक है, अब हमको रिलेशन क्या दिया है, a माइनस बी। ऐसे ऑर्डर पर हमको मिलेंगे जिसमें a माइनस बी क्या होगा, 2 से डिविजिबल, यानी 2 के मल्टीपल होंगे। अब मैं इसको 2r लिखता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वेयर r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट a हैं हमारे सेट के अंदर, अब ये जो सेट है ये, इन सभी एलिमेंट को मैं क्या बोलूँगा, a। अब रिलेशन इन r, रिलेशन इन सेट z का मतलब क्या है, z के सभी एलिमेंट का रिलेशन अपने ही एलिमेंट के साथ। समझ आया? तो यहाँ पे देखिए a माइनस a 0 मिलेगा हमको। कोई भी नंबर का आप सब्ट्रैक्शन करिए, जैसे 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। -2 क्या मिलेगा, 0। -2 -2 0 मिलेगा। किसी भी नंबर का जब आप सब्ट्रैक्शन निकालेंगे सेम नंबर का 0 आएगा, और 0 2 के टेबल में आता है। 2 0 0, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमको ये जो ऑर्डर पेयर है a, ये इस रिलेशन में मिलेगा। तो ये सभी ऑर्डर पेयर हमको इस रिलेशन में मिलेंगे, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हमने माना कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, वही रिलेशन से बिलोंग करेगा जिसका डिफरेंस 2 का मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, b माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये भी 2 का मल्टीपल बन गया, मतलब b माइनस ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है b, a भी r से बिलोंग करेगा, तो r सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने बोला कि a, b r से बिलोंग करता है और b, c भी r से बिलोंग करता है। ये दोनों ऑर्डर पेयर हमको रिलेशन में मिलते हैं। रिलेशन में मिलते हैं मतलब a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो a माइनस बी 2 का डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से b, c अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। r और p यहाँ पर इंटीजर हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़िए, राइट हैंड साइड जोड़िए, b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। 2 के मल्टीपल में अगर ये आ गया, इसका मतलब है 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो a माइनस सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हो गया ट्रांजिटिव। इसलिए अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो r क्या हो गया, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। अब जो सेट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जो भी रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है, तो वो अपने ही सेट को कुछ सबसेट में डिवाइड कर देता है। अब जिस सबसेट में डिवाइड करेगा वही सबसेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास। लेकिन जो इक्विवेलेंस क्लास में ये इनको डिवाइड करेगा तो उसमें जितने एलिमेंट आएंगे हर एक एलिमेंट इस शर्त को पूरी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे एलिमेंट उठाऊंगा जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 2 से डिवाइड होने वाले नंबर बनते हों, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से देखिए, हैं तो बहुत सारे इन्फिनिटी, तो मैं 3 डॉट लगा लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ से -5 लिया तो फिर अगला मैं रिलेशन किसके साथ लूँगा, आंसर है 3 के साथ। 5 और 3 ऑड नंबर को जब आप माइनस करोगे, 5 में से 3 गया, कितना आया, 2। या 5 और 3 जोड़ोगे भी तो कितना आएगा, 8। 2 आए या 8 आए, ये दोनों 2 के टेबल में आए, यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो दूसरा पेयर हमको क्या मिलेगा, -3, यानी ये ऑड नंबर में ले रहा हूँ। -1, उसके बाद फिर 1, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और उसके बाद इसी तरह के नंबर। तो इसमें से कोई भी 2 नंबर लेके देखो, जैसे -5 और -3 लेके देखिए। -5 और -3 का हमने डिवीज़न निकाला, कितना आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -5 और +3 कितना हुआ, -2, ये 2 के टेबल में आता है। इसी तरह से 3 और 1 लेके देखिए,
-3 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 कितना हुआ -2। तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, और कौन सा रिलेशन फुलफिल कर रहे हैं, यही वाला रिलेशन कि दोनों दो एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये शर्त पूरी हो रही है। तो इसमें अभी हमने कौन कौन से एलिमेंट चुने हैं, -5 -3, फिर -1, फिर 1, फिर 3, फिर 5, इस तरह जितने एलिमेंट आएंगे ऑड नंबर वाले सब हम ले लेंगे। इधर नेगेटिव डायरेक्शन के सारे नंबर, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन सारे नंबर, यानी ऑड नंबर आएंगे। इन सब का रिलेशन वही है जो हमको गिवन में रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा इसका हम सबसेट क्या बनाएंगे, दूसरा इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या रह गया था, इवन नंबर वाला। देखो -4 के साथ किसको लेंगे, 2 को, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, फिर से वही नंबर बन जाएगा 2 से डिवाइड होने वाला। 2 के साथ क्या लोगे, 0 ले लो, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, फिर से वही नंबर बन जाएगा। फिर 0 के बाद 2 ले लो, 2 के बाद 4 ले लो, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी ये दूसरा सेट जो बनेगा ये कैसे बनेगा, 3 डॉट, और उसके बाद हमको क्या लेना है, -4, -2, 0, 2, 4, और इस तरह ये दूसरा एलिमेंट बन गया। तो ये भी इक्विवेलेंस क्लास है, ये भी इक्विवेलेंस क्लास है। अगर इस इक्विवेलेंस क्लास को मुझे दिखाना है तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के बोल दिया ये -5 वाली इक्विवेलेंस क्लास है। तो इसको क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग -5। कंटेनिंग -5 का मतलब क्या है, वो वाला सबसेट जिसमें -5 आता है, मतलब ये पूरा का पूरा सेट। तो यहीं पे आप पूरा सेट लिख देंगे। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको मैंने लिख दिया -4, कोई भी एलिमेंट लिख के आप बता सकते हैं, 0 लिख के बता सकते हैं, कोई भी एलिमेंट। जैसे सबसे छोटा इसमें 1 है, 1 से छोटे भी नंबर है लेकिन 1 भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे छोटा 0 दिख रहा है, 0 से छोटे ये हैं तो 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट -4, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं, एकदम ईजी, एकदम हलवा। अभी तक आपने जो एग्जाम्पल 5 बनाया है 2 तरह से, उसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये एकदम लड्डू लगेगा आपको बनाने में। देखिए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन द सेट, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन में हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें ए और बी दोनों ऑड होंगे या इवन होंगे। हमको शो करके दिखाना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज प्रूव करना है। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इस सबसेट के जितने एलिमेंट हैं आपस में रिलेटेड होंगे। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस, इस सबसेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं रिलेटेड टू ईच अदर। अब आप समझ रहे हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास होगा, ये भी इक्विवेलेंस क्लास होगा। बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इस सबसेट के साथ या इस सेट के साथ रिलेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं, मैं आपको फटाफट में समझाता हूँ। देखिए, गिवन हमको ये सेट दिया है, रिलेशन हमको ये दिया है, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें ए और बी दोनों या तो इवन हो या तो ऑड हो, आइदर दे आर इवन दे आर ऑड। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव तो मैं बात करूँगा फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट से बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए। समझ आया? देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं सेम सेट लेता हूँ, सेम एलिमेंट लेता हूँ, ए एंड ए, एक एलिमेंट जैसे ये अगर ऑड है, 1 ऑड है तो 1 1 लूँगा तो दोनों ऑड ही रहेंगे। 2 लिया तो 2 2 लूँगा तो दोनों इवन इवन रहेंगे। 3 3 लिया तो दोनों ऑड ऑड रहेंगे। तो इसमें इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए और बी दोनों या तो ऑड ऑड रहें या इवन इवन रहें। यानी ए ऑड है तो बी भी ऑड होना चाहिए, दोनों ऑड ऑड रहेंगे। और अगर ए इवन है तो बी भी इवन इवन रहेगा। तो 1 1 क्या हुआ, ऑड ऑड। 2 2 क्या हुआ, इवन इवन। 3 3 हुआ ऑड ऑड। 4 4 क्या हुआ, इवन इवन। तो जो इवन इवन होंगे, ऑड ऑड होंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब है ए एंड ए आर बोथ, ये क्या हो सकते हैं, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। समझ आया? इसलिए ए कॉमा ए इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। और ये रिलेशन क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया? दूसरा पहलू देखिए, सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा ना। सिमेट्रिक के लिए शर्त ये है, हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि ये ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, और रिलेशन में वही आएगा
जिसमें ये दोनों चीज़ें ए और बी या तो इवन होंगी या ये दोनों चीज़ें ए और बी क्या होंगी, ऑड होंगी। तो इसमें अगर मैं ये बोलता हूँ ए एंड बी, इसका मतलब ये है ए और बी अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो ए और बी या तो दोनों क्या होंगी, बोथ आर ऑड, या तो दोनों क्या होंगी, इवन। ए और बी अगर रिलेशन से बिलोंग करें तो इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या होंगी, ऑड, या तो ए और बी दोनों क्या होंगी, इवन। तो अगर ए और बी दोनों ऑड हैं तो इसका मतलब है बी और ए भी दोनों या तो ऑड होंगी या इवन होंगी। जैसे मैंने बोला 1 1, तो दोनों ऑड हैं। अब इसको पलट दीजिए, ए कॉमा बी दोनों ऑड ऑड हैं, इसको पलट दीजिए तो बी कॉमा ए भी दोनों क्या होंगे, 1 1, ऑड ऑड होंगे। तो ये या तो ऑड ऑड होंगे या इवन इवन होंगे। इसका मतलब है बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ए देखो ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है दोनों ए और बी या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अब इसको पलट दीजिए, इसको ए कॉमा बी बोलिए या बी कॉमा ए बोलिए। अगर दोनों इवन इवन है तो बी कॉमा ए करने से भी इवन इवन रहेंगे। ए और बी अगर दोनों ऑड ऑड है तो ए कॉमा बी ऑड ऑड है तो बी कॉमा ए करने से भी ऑड ऑड ही रहेंगे। तो इसका मतलब है दोनों रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं, देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि ए कॉमा सी भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कॉमा सी मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ आया। अब देखो इसमें दो केस बन सकता है। केस वन ये बन सकता है कि अगर मैं बोलता हूँ ए और बी दोनों इवन है, क्या बोल रहा हूँ, ए और बी दोनों क्या है, इवन है। ए एंड बी बोथ आर इवन, ए और बी क्या है, दोनों इवन है। अब देखो ये अगर दोनों इवन है तभी से बिलोंग कर रहे हैं। अब बी अगर इवन है और ये बी से शुरू होती है, ये इवन है तो ये भी इवन होगा। इसका मतलब है बी एंड सी बोथ आर इवन, ये भी दोनों क्या होंगे, इवन। तो अब ये देखो ए और बी इवन है, बी और सी इवन है, तो ए और सी भी क्या हो गए, ए एंड सी आर ऑल्सो इवन। अब अगर दोनों ए और सी इवन है इसका मतलब है ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करेगा। यहाँ से हो गया। केस नंबर 2 ऐसा बनेगा कि अभी हमने ए और बी को इवन माना था, अब ए और बी ऑड भी तो हो सकते थे, ए एंड बी बोथ आर ऑड। जैसे ये 1 और 3 हो गए, 1 और 3। तो अगर बी ऑड है तो ये बी अगर ऑड है तो ये भी बी से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऑड होगा, तो ये भी ऑड होगा, क्योंकि सेम सेम चीज़ ही रिलेशन से बिलोंग करेगी। इसका मतलब है बी एंड सी ऑल्सो बोथ आर ऑड। अब अगर ए बी ऑड है, बी और सी ऑड है, तो ए और सी भी क्या हो गए, ए एंड सी आर बोथ ऑड। अब अगर दोनों ऑड हैं तो इसका मतलब है ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर निकालना है। तो हमने पढ़ा है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो अपने सेट को क्या करता है, कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देता है। सो यहाँ पर हमने डिक्लेयर क्या किया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये अपने सेट को जो 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, और जो टुकड़े बनेंगे वो इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे। लेकिन ये जो क्लास बनेंगे ये ऐसे सेट बनेंगे जिसके एलिमेंट इसी रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, यानी ये दोनों नंबर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, दोनों नंबर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। समझ रहे हो, दोनों नंबर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो अगर मैं इसको 1 से शुरू करता हूँ, देखना 1 से, तो ये 1 ऑड है, तो मुझे इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, ऑड, फिर क्या लेना पड़ेगा, ऑड, फिर क्या लेना पड़ेगा, ऑड, ख़त्म। और अगर मैं इसको ऐसे शुरू करता A2 इवन से 2 से, तो फिर अगला इवन क्या लेता 4, अगला इवन क्या लेता 6, ख़त्म, क्योंकि बाकी इवन नंबर है ये नहीं है। तो यही दो इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे।
अब आगे के क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके जितने एलिमेंट है ये आपस में रिलेटेड हैं। और रिलेशन क्या है कि किसी भी दो एलिमेंट को आप उठा के देखिए, दोनों क्या होंगे, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या हैं, एनी टू एलिमेंट्स आर ऑड। आपस में कौन सा संबंध है, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। और इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे वो क्या होंगे, एनी टू एलिमेंट्स आर इवन। इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे इवन होंगे। तो इस सेट के जितने एलिमेंट हैं उनका आपस में रिलेशन हो गया, इस सेट के जितने एलिमेंट हैं उनका आपस में रिलेशन हो गया, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, एक ऑड है एक इवन है। और ऑड इवन नहीं चाहिए, दोनों या तो इवन इवन चाहिए, ऑड ऑड चाहिए। तो इनका आपस में रिलेशन नहीं है कुछ भी, यही हमको प्रूव करना था यहाँ पर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और पहला एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें हमसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कोई इक्विवेलेंस है, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमको बनाने हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक ये 3 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया है, इससे बेहतर इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो हमारी वीडियोस को ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक हमारी वीडियोस को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।